जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जाएं इसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए और हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो ये आइए देखते हैं, आज हमारा क्लास है पॉलिटी का क्लास है। पॉलिटी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकारी कहाँ से है? अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक है। इसमें कौन से लोग आते थे? अल्पसंख्यक आते हैं। क्या इसमें अल्पसंख्यक आते हैं? अब देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में कहा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, यानी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। जैसे संस्कृति का, पहले अल्पसंख्यक समझ लेते हैं। जैसे किसी भी गांव में अगर यादव जी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्या यादव जी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और पंडित जी लोगों की संख्या बहुत कम है, तो क्या है वो यादव जी लोगों का बोलबाला रहेगा। तो ये क्या होती है, पंडित जी लोग माइनॉरिटी में चले जाएंगे। तो इसी तरह ही अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। जैसे में संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर आप किसी संस्था में उनको पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। क्या संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पे उसको कोई भी रहेगा उनको पढ़ने से नहीं रोक सकता। ये हमारे मूल अधिकार में कहा गया है। तो पहले संस्कृति समझ लेते हैं। जैसे किसी की संस्कृति कुछ होती है, जैसे अगर हम उससे छोटा है तो मुझे प्रणाम करेगा, अगर वो हमारे बराबर है तो नमस्कार कहेगा। अगर हम जैसे दोस्त, अगर 4 दोस्त मिल गए तो फ़ोन करते, कभी क्या कर तो जिंदा है कि बचे है, तो ऐसे लोग कहते हैं। क्या ये हमारी कल्चर हो जाता है। और भाषा जैसे क्या होता है, भाषा कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं बंगाली बोली जाती है, कहीं उर्दू बोली जाती है। यानी भाषा के आधार पे कहीं ज़्यादा अधिक हिंदी बोली जाती है तो कहीं बहुत ज़्यादा ही उर्दू बोली जाती है, तो कहीं ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। यानी जो भाषा कम बोली जाती है वो भाषा के आधार पे भी वो माइनॉरिटी में चली जाती है। तो और लिपि में क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है जिसको बाएं से दाएं लिखा जाता है। क्या जिसको बाएं से दाएं लिखा जाता है। और खरोष्टी लिपि जो होती है उसको दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। यानी जो देवनागरी लिपि होती है उसको बाएं से दाएं लिखते हैं और खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं लिखते हैं। तो जैसे कि अब देवनागरी लिपि हिंदू लिपि है, ये हिंदी वर्ड में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, और मुसलमानों में खरोष्टी लिपि का उपयोग करते हैं, तो ये के उल्टा लिखते हैं। तो क्या हो गया? ये लिपि हो गई। अब धर्म, किसी देश या किसी गाँव में मान लीजिए ये आज जो धर्म के आधार पे लोग माइनॉरिटी छूते हैं, तो ये देश के आधार पे नहीं होता, ये राज्य के आधार पे थे। किस राज्य में किस देश किसकी संख्या बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे पूर्वोत्तर में चले जाएंगे नागालैंड में क्या है कि वहाँ पे ये हिंदू, मुस्लिम तो माइनॉरिटी में है ही, ये हिंदू भी चले गए हैं माइनॉरिटी में। जो वहाँ पे अधिकतर लोग क्रिश्चियन हो गए, यानी इंग्लिश अपना लिए, यानी ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। जैसे कि वहाँ के जब ईसाइयों ने देखा कि यहाँ के छोटे लोगों को लोग दबाते जा रहे हैं, तो उन्होंने सबको नीची जात का देखते थे, ये ऐसे देखते थे, तो उन लोगों ने अपनाया कि चलो तुम हमारा धर्म पढ़ा लो। खूब टाई बेल्ट लगा के चम्मच से, अंग्रेजी वाला चम्मच से खाते। तो यानी क्या होगा, उनको धर्म के आधार पर भी आप संस्था में नहीं रोक सकते और जाति के आधार पर भी आप उनको पढ़ने से या किसी संस्था में एडमिशन लेने से आप नहीं रोक सकते हैं। अगला क्या है? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कर, अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्था खोल सकते हैं। यानी जो अल्पसंख्यक है, अगर वो जो सार्वजनिक रूप से जिसमें सभी लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसको पढ़ने से उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है और उसको अजीब लग रहा है, कि उसको शर्म लग रहा है कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो अपनी संस्था खोल सकता है। क्या अपनी संस्था खोल सकता है जिसमें सरकार उन्हें क्या करेगी? वेतन उपलब्ध कराएगी। क्या उन्हें सरकार क्या करेगी? वेतन उपलब्ध कराएगी। जैसे मदरसा और संस्कृत विद्यालय। क्या जैसे कि मदरसा हो गया और संस्कृत विद्यालय हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार, लेकिन ये अब खत्म कर दिया गया है, इसमें नहीं है, तो ये मूल अधिकार में नहीं है। अब देखते हैं अनुच्छेद 31, लेकिन बता देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसमें इस भाग में इसमें अनुच्छेद 19 में भी जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 31 में भी इसका जिक्र किया गया। अनुच्छेद 19 में क्या क्या है? अनुच्छेद 19 के 6 में क्या है? खरीदने की संपत्ति और उसका संरक्षित करने का किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 19 के 6 में कहा गया है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 19 के
6 में कहा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में कहा गया था संपत्ति का अधिकार। अब जैसे कि कहीं पे रेलवे बनवाना है, कहीं पे रेलवे बनाना है, कहीं पे एयरपोर्ट बनाना है, तो लोग क्या तो मूल अधिकार होता था, तो अपना जमीन देना नहीं चाहते थे। क्या लोग अपना जमीन देना नहीं चाहता, जिसकी वजह से सरकार को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती। तो मोरारजी देसाई के समय क्या मोरारजी देसाई जी के समय खुद 44वां संविधान संशोधन किया गया। क्या 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में कर दिया गया। और इस अनुच्छेद 31 को इतना न दूर फेंका गया, क्या इतना न दूर फेंका गया कि दोबारा इसमें लौट नहीं सकता है। तो कहाँ फेंक दिया गया? अनुच्छेद 19 और 300 के क में फेंक दिया गया। किस में फेंक दिया गया? अनुच्छेद 300 के क में फेंक दिया गया। अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं रह गया, संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं रह गया है। अब ये कौन सा अधिकार रह गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। यानी आपकी संपत्ति आपसे कोई और नहीं छीन सकता है, आपका आसपास पड़ोसी नहीं छीन सकता, लेकिन ये कानून आपका छीन सकती है। तो इसमें क्या करती है? उसका कानून उसका मुआवजा भी देगी। क्या उसका आपकी ज़मीन का कितना रेट है, कैसे है, तो उसका सब कुछ मुआवजा भी देगी। यानी आपका आसपास पड़ोसी नहीं छीन सकता है, लेकिन आपका कानून आपका ये छीन सकती है। जिसके सड़क निकलवाना हो गया, हाईवे बनवाना हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाना हो गया, एयरपोर्ट बनवाना हो गया, रेलवे लाइन बिछवाना हो गया, तो यानी इसके लिए सरकार आपसे ज़मीन आपकी ले सकती है। आई होप कि क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गई है। अगर काफ़ी अच्छे समझ में आ गई है तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।